मनोज बहुत नाटा था। मनोज हनुमान जी का भक्त था। उसके सारे दोस्त लंबे थे। वो उसे ठिकना, छोटू, नाटा ऐसा कहकर चिढ़ाते थे। खेलते वक्त भी उसे परेशान करते थे। ए टिंगने, चल अब तेरी बारी। तू हमें पकड़, हम भागेंगे। मुझे तुम लोग मेरे नाम से भी तो बुला सकते हो। तुझे हमारे साथ खेलना है? हाँ, तो हम चाहे जिस नाम से बुलाए, तुझे खेलना हो तो सुनना पड़ेगा छोटे। हाँ, लेकिन ऐसा थोड़े ही चलता है। छोड़ इसे, शायद नहीं खेलना। मैं पकड़ता हूँ, तुम दौड़ो। नहीं, मैं पकड़ता हूँ, तुम दौड़ो। सारे बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और दौड़ने लग जाते हैं। मनोज उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सब लंबे होते हैं, इसलिए उससे तेज दौड़ते हैं। वो उनको पकड़ नहीं पाता। सभी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। ए छोटे, ए छोटे, अरे चल चल, पकड़ मुझे, चल। अरे अरे पकड़ ना। अरे पकड़। अरे मुझे भी पकड़, मुझे भी पकड़। आजा आजा आजा, चल आजा। मनोज सबको पकड़ने की कोशिश करता है, पर कोई हाथ नहीं आता। मनोज थक जाता है। सभी खेल खत्म कर कर घर चले जाते हैं। मम्मी, सब मुझे ठिगना, छोटा, नाटा और न जाने कितने शब्दों से पुकार कर मुझे चिढ़ाते हैं। कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। माँ, भगवान ने मुझे आखिर इतना नाटा क्यों बनाया? भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। कहाँ एक जैसा बनाया है माँ? वो सब लंबे और मैं छोटा, नाटा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। कहाँ माँ, कहाँ एक जैसा बनाया है? वो तो सब बहुत लंबे हैं और मैं छोटा सा, नाटा सा। नहीं बेटा, तुम्हें भी इंसान बनाया है और उन्हें भी। तुम उनसे अलग हो तो तुम्हें उन लोगों से कुछ अलग करने के लिए बनाया होगा। लेकिन माँ। लेकिन शरीर के लंबे या छोटे होने से कुछ नहीं होता। तुम अपनी ऊंचाई उन्हें अपने कद से नहीं, अपनी काबिलियत से दिखाओ। माँ, वो कैसे? पढ़ाई करो, खेल कूद में कुछ करो, उन सब से ऊपर निकल कर दिखाओ, आगे निकल कर दिखाओ। वो खुद तुम्हें अपना दोस्त बनाने जरूर आएंगे। माँ, मैं तो पढ़ाई करता ही हूँ। उन सब से ज्यादा करो। खेल कूद में मेरी हाइट कम है। हाँ माँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, ताकत वाला बनूंगा माँ। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे, अच्छा लगे वो करो। पहलवानी करो, वेट लिफ्टिंग करो। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं खेलूंगा माँ। नहीं बेटा, तुम खेलो उनके साथ, दूर मत भागो। उनके बात का बुरा मत मानो, बस अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है माँ। और अपने पर या अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना कभी। हमेशा नम्र बने रहना। दोस्तों को तुम्हारी जरूरत हो तो खुद सामने से जाओ। उनके मदद मांगने का इंतजार मत करो। अब मनोज रोज अपने दोस्तों के साथ भी खेलता। वो चाहे जितना चिढ़ाए, मनोज बुरा नहीं मानता और अपने वक्त पर समय से पढ़ाई करने बैठ जाता। इसलिए पढ़ने में भी होशियार हो गया। स्कूल से छूटकर वो अपना होमवर्क निपटाकर जिम में जाने लगा। जिम में दिल लगाकर मेहनत करता। मनोज के जिम के ट्रेनर का नाम था रोहित। वो उसे वेट उठाते देखते हैं और उसके पास आते हैं। अरे वाह मनोज, तुम
तो एकदम क्लीन वेट उठा रहे हो। तुम्हारी हाइट के हिसाब से ये तुम ज्यादा उठा रहे हो। सर, आप जैसा बताते हैं वैसा करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे शरीर में ताकत बहुत है। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ सर। शाबाश। रोज मंदिर जाते हो? हाँ सर। तो तुम कल से कुश्ती की प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्यों सर? तुम्हारी हाइट कम है लेकिन ताकत ज्यादा है। तुम हाइट के हिसाब से कम वजन वाले लड़कों की कुश्ती में लड़ सकोगे। ताकत के साथ दिमाग लगाओगे तो अपने से बड़े मतलब लंबे लड़कों को भी उठा के पटक सकोगे। जैसा आप कहें सर। मनोज जिम से लौट रहा था। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त खेल रहे हैं। आजा आजा छोटे, खेलना नहीं है क्या? आज नहीं। आज पहले मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा और उनका आशीर्वाद मांगूंगा। अरे भाई क्यों? कल से मैं कुश्ती की ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। हाँ। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। सभी हंसते हैं। ठिगना अब पहलवान बनेगा। मनोज उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़कर कहता है, हे हनुमान जी, मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति करता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए। मनोज अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को बताता है सारी की सारी बात। मम्मी उसे कहती है, बस मन लगाकर मेहनत करना। रोहित सर जिम में जैसे जैसे बताते, मनोज बिल्कुल वैसा ही सीखता रहता। अब रोज शाम को जिम से लौटकर हनुमान जी के दर्शन कर घर जाने लगा मनोज। एक दिन स्कूल में सर कहते हैं, हमारी स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी खेल कूद की प्रतियोगिता होने वाली है। जिस किसी को भी हिस्सा लेना है वो सभी अपने अपने नाम लिखवा दें। हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई। मैं तो हॉकी खेलने वाला हूँ। और मनोज तू क्या करेगा? मैं कुश्ती करूँगा। सभी हंसते हैं। स्कूल में खेल कूद शुरू होते हैं। राकेश और मोहित की टीम हार जाती है। मनोज जीत जाता है। उसकी प्रशंसा होती है। मम्मी, आपने सच कहा था कि अपनी काबिलियत से मैं ठिगना छोटा नाटा होने के बावजूद भी आज ऊंचा हो गया। जय हनुमान जी की। बहुत समय पहले पप्पू नाम का एक चोर हुआ करता था। पप्पू एक आंख से काना था, इसलिए सब उसे काना पप्पू कहकर बुलाते थे। मेरी एक आंख कानी है तो क्या हुआ? काने पप्पू की दूसरी आंख बाज की तरह इतनी तेज है कि वो दूर से ही किसी भी कीमती चीज को देख लेती है। और एक बार कोई चीज मेरी नजर में आ जाए तो फिर उसे चुराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर एक ही मुसीबत है कि चोरी तो मैं कर लेता हूँ, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता कि मैंने कितने रुपयों की चोरी की है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कितना अमीर चोर हूँ। क्यों ना मैं दूसरे व्यापारियों की तरह एक अकाउंटेंट रख लूं, जो मेरे चोरी के पैसों का हिसाब किताब रखेगा और मुझे बताएगा भी कि मैं कितना अमीर चोर हूँ। हाँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा ही करना चाहिए। अगले ही दिन वो काम के लिए ज्ञान सिंह से मिला। सुनो, मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा टेढ़ा है। मुझे तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि मुझे क्या काम करना होगा और उस काम के बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे। काम कुछ नहीं है, बस तुम्हें मेरे पैसों का हिसाब रखना है। और रही बात कि मैं पैसे कमाता कैसे हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं चोर हूँ। मैं रोज रात को चोरी करके पैसा कमाता हूँ। चोर? क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करता हूँ? चिंता मत करो, तुम्हें चोरी नहीं करनी, बस मेरे चोरी किए हुए पैसों का हिसाब किताब रखना है। ठीक है भाई, बेरोजगार रहने से तो अच्छा है कि मैं एक चोर के पास नौकरी कर लूं, पर मैं इस काम के 25,000 रुपए महीना लूंगा। ठीक है, तो कल से काम शुरू करते हैं। अगले दिन से ज्ञान सिंह काने पप्पू का अकाउंटेंट बन गया। अगली रात काना पप्पू चोरी करके आया और ज्ञान सिंह से बोला, ये रहा मेरा आज का चोरी का माल। अब जल्दी से मुझे हिसाब लगाकर बताओ कि आज मैंने कितने रुपयों की चोरी की है। आज तुमने 1 लाख रुपए के सोने के जेवर, 20,000 रुपए के चांदी के जेवर और 55,000 रुपए की नकदी चुराई है। अरे वाह! आज तो मैंने बहुत अच्छी कमाई की। हाँ? ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब रोज रात को काना पप्पू चोरी करता और ज्ञान सिंह उसके पैसों का हिसाब रखता। एक दिन ज्ञान सिंह ने सोचा, मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी सिर्फ 25,000 रुपए महीना कमाता हूँ, और ये काना पप्पू अनपढ़ होकर भी हर महीने लाखों रुपए की कमाई करता है, वो भी चोरी करके। क्यों ना मैं भी चोरी करनी शुरू करूं? वैसे भी चोरी के काम में बहुत कमाई है? और मुझे काणे पप्पू की तरह कहाँ चोरी करने के लिए रोज नई नई जगह जाना है? मुझे तो बस हिसाब में थोड़ी सी हेरा फेरी करके इस काणे पप्पू की चोरी की कमाई में से ही चोरी करनी है? और फिर अगले दिन से उसने काने पप्पू के चोरी के पैसों में से पैसे चुराने शुरू कर दिए। आज तुमने 50,000 रुपए के सोने के जेवर, 4,000 की चांदी की घड़ी और सिर्फ 12,000 रुपए की नकदी चुराई है। बस? हाँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। लगता है आज तुमने किसी गरीब सेठ के घर चोरी की है। नहीं, वो सेठ तो अमीर था, पर कोई बात नहीं, कल मैं और भी ज्यादा अमीर सेठ के यहाँ चोरी करूंगा। आज तुमने 70,000 रुपए के सोने के जेवर, 14,000 की चांदी की मूर्तियां और सिर्फ 42,000 रुपए की नकदी चुराई है। बस? अरे भाई हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। लगता है अब चोरी में वो पहले जैसी कमाई नहीं रही। हाँ, हो सकता है आजकल लोगों ने घरों में कीमती सामान रखना कम कर दिया। इस तरह ज्ञान सिंह ने काने पप्पू को अपनी बातों में फंसा लिया, जिससे उसे ज्ञान सिंह पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, और देखते ही देखते ज्ञान सिंह काने पप्पू से भी ज्यादा अमीर बन गया। पढ़ा लिखा होना इतना बुरा भी नहीं होता। इस पढ़ाई लिखाई की वजह से मुझे अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन इस पढ़ाई का इस्तेमाल करके मैंने काने पप्पू को अच्छा पागल बना दिया। बेचारा सारी रात इतना जोखिम उठाकर चोरी करता है, और उस चोरी के 60-70% पैसे मैं चुरा लेता हूँ। वैसे भी चोरी तो वो काना पप्पू करता है। अरे भाई, पाप चढ़ेगा तो उसे चढ़ेगा ना। मैं तो चोर के घर से चोरी करता हूँ, और चोर के घर से चोरी करने से पाप थोड़ी चढ़ता है। एक दिन शनिदेव जी को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया। ज्ञान सिंह, लगता है तुम्हें कर्मों के फल का मतलब सिखाना ही पड़ेगा। चोरी सिर्फ चोरी होती है, फिर वो कहीं से भी की जाए। अब तुम अपने कर्मों की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालकर तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही ज्ञान सिंह का बुरा समय शुरू हो गया। अगले दिन पुलिस उसके घर आई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। कोई चोरी नहीं की? तो ये चोरी का सामान कहाँ से आया? ज्ञान सिंह, अब चुपचाप मान जाओ कि ये सभी चोरियां तुमने ही की हैं। नहीं नहीं, ये सब तो काणे पप्पू का है। मैं उसी की यहाँ नौकरी करता हूँ। कौन कान्हा पप्पू? कहाँ रहता है वो? ज्ञान सिंह ने पुलिस वालों को काने पप्पू का पता दिया, लेकिन काना पप्पू
गांव छोड़कर जा चुका था। पुलिस वालों को काने पप्पू का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने चोरियों का सारा इल्जाम ज्ञान सिंह पर डालकर उसे 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। एक रात ज्ञान सिंह जेल में अपने कर्मों पर पछताते हुए रो रहा था। पहले तो मैं बस बेरोजगार था, पर अब तो मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लग गया। अब मुझे 10 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। तभी शनिदेव जी वहाँ प्रकट हुए। शनिदेव जी, आप यहाँ पर? हाँ ज्ञान सिंह, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है इसमें तुम्हारी ही गलती है। मेरी? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। सच? क्या तुमने चोरी नहीं की? हाँ, लेकिन मैंने तो काणे पप्पू के यहाँ से चोरी की थी, और काना पप्पू तो चोर है, और वो सारे पैसे और कीमती चीजें उसने दूसरों के घर से चुराई थी। माना कि कान्हा पप्पू चोर है और तुमने एक चोर के घर से चोरी की, पर चोरी तो चोरी है, और चोरी कहीं से भी की जाए चोरी करने वाला चोर ही कहलाता है, और चोरी जैसे बुरे कर्म की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। पर आपने काणे पप्पू को तो उसके कर्मों की सजा नहीं दी। ज्ञान सिंह, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। समय आने पर काणे पप्पू को भी उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अभी तुम यहाँ जेल में रहकर अपने कर्मों का फल भुगतो। शनिदेव जी के इस तरह समझाने पर ज्ञान सिंह समझ गया कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तय किया कि आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा। कर्म फलदाता शनिदेव की जय। कर्म फलदाता शनिदेव जी की जय।